नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वैसे तो नई एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 4 दे रखा है, लेकिन जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 6 दे रखा होगा। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, और ये रिवीजन सीरीज है। वैसे तो रिवीजन सीरीज का नाम दिया है मैंने, लेकिन डिटेल में आपको सभी टॉपिक्स को मैं समझा रहा हूँ। एक भी टॉपिक में स्किप नहीं कर रहा। जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे सभी टॉपिक को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं इस चैप्टर की वीडियोस की बात करूँ, एनिमेटेड वीडियो एनिमेशन के थ्रू आपको सभी टॉपिक मैंने समझाया हुआ है, तो आप इन सभी वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर भी अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आप अपने पास रजिस्टर रखिए और सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हुए भी चले। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि पूरे वैश्विक स्तर पे जो समस्या है उसका समाधान के लिए संगठन बनाए जाते हैं, और इसको हम यूएनओ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? यूएनओ। ठीक है, यूएनओ एक संगठन का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करती है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये इसका प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। इसकी क्या भूमिका है, इसके जो प्रमुख अंग है वो किस तरीके से कार्य करते हैं, इसका विकास कैसे हुआ है ना। और कुछ गैर सरकारी संगठन भी है, कुछ एनजीओस है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी पीडीएफ में और एक एक करके सभी टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में, और पीडीएफ में जैसे कि आप पहला ही टॉपिक देखेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में वैसे नीचे बहुत अच्छे से बता रखा है। एनसीईआरटी बुक में भी सबसे पहला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो यही है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता आखिर है क्यों। तो विभिन्न देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। इसके अलावा जो दुनिया के देशों के बीच में जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, है ना, उन मतभेद को सुलझाने के लिए, उनके बीच में बातचीत उत्पन्न करने के लिए, बातचीत का एक मंच उपलब्ध कराने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए, है ना। शांतिपूर्वक समाधान निकाले, किसी भी समस्या का संघर्ष से समाधान ना निकाल के शांतिपूर्वक तरीके से निकालने के लिए भी चाहिए। युद्ध को रोकने के लिए, विश्व के आर्थिक विकास के लिए, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से निपटना होगा या फिर महामारियों से निपटना होगा, तो भी हमें सहयोग चाहिए देशों का, और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करा सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, है ना, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता है आप उसको समझ चुके होंगे। अब आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बना था लीग ऑफ नेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो सबसे पहला नाम था वो लीग ऑफ नेशन था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में की गई थी। 1920 दे रखा है, आप 1920 बताओ। ठीक है, क्योंकि मैंने गूगल किया है, वहाँ पे भी 1920 ही दे रखा है। 10 जनवरी 1920 आप पता ना, कहीं कहीं आपको 1919 भी देखने को मिल जाएगा। तो पेरिस संधि के माध्यम से, पेरिस में जो संधि हुई थी उसके माध्यम से लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। और अब भाई लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था? इसका मेन पर्पस ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, अब दोबारा कभी ऐसा युद्ध ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मतलब चिंतक थे, जो विचारक थे, या जो विद्वान जिनको हम कहते हैं, उनका मानना यह था कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि युद्ध को रोके, ऐसे विध्वंसकारी युद्ध ना होने दे जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। तो इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, है ना। लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी 1939 से 45 में आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है, और इस वजह से लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया जाता है। और इसकी जगह पे कौन आ गया? संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है। तो यहाँ पे यूएनओ की स्थापना के बारे में बता रखा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ये डेट याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थापना में जो देशों की संख्या थी स्थापना के समय वो 51 थी। 51 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। देखिए, वहाँ पे भारत की बात करें तो भारत 1945 में 30 अक्टूबर 1945, यहाँ पे 47 दे रखा है, माफ़ी चाहूँगा मिस प्रिंट हो गया होगा। 30 अक्टूबर 1945 में भारत
इसका सदस्य बना। ठीक है, 2006 तक इसके टोटल सदस्य कितने थे? 192। 2011 तक इसके सदस्य की बात करें 193, वर्तमान में भी 193 है। और जो अंतिम सदस्य जो बना है, जो 193वां जो सदस्य था वो दक्षिणी सूडान था। ये भी याद रखो, एमसीक्यू में सारी चीजें आ सकता है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि है पुर्तगाल से। ठीक है, अभी भी यही है। और ये बने थे कब? 1 जनवरी 2017 को इन्होंने महासचिव के पद को संभाला था, और वर्तमान में भी यही है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं पुर्तगाल के 1995 से 2002 तक। ठीक है, देखिए प्रथम महासचिव का भी नाम याद रख लो भाई, ट्राइगव ली, नॉर्वे से थे, और 1946 से 52 तक इन्होंने इस पद को संभाला था। देखिए 51 देशों ने मिलकर क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। ऊपर हमने बात कर लिया, 51 देश थे। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमने ऊपर अभी बात किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए, ऊपर हमने बात कर लिया है। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट कर रखा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है ना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है, विभिन्न देशों के बीच में जो भी झगड़े जो युद्ध का रूप ले लेते हैं उसको युद्ध का रूप नहीं लेने देना है, यानी कि युद्ध को रोकना है। तो इसके लिए हमें चाहिए, अगर युद्ध हो भी जाता है तो जो शत्रुता की जो दायरा है, दुश्मनी का जो दायरा है उसको कम किया जाए, पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशा जाए, देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दिया जाए। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, अभी हम सभी इसके अंगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आम सभा में सभी देशों को एक वोट हासिल है, मतलब एक वोट देने का हक है अगर आम सभा में कोई प्रस्ताव पेश होता है तो। लेकिन आपको पता है सुरक्षा परिषद में इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट सदस्य, जिनको कभी हटाया नहीं जा सकता, कभी बदला नहीं जा सकता। और ये है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ज्यादा दिखने वाला जो चेहरा है वो है महासचिव का। ठीक है, और अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये बात हम जानते हैं। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल है 6 अंग। सुरक्षा परिषद है, पहला सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा या आम सभा जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यायिकता परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। तो एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है सुरक्षा परिषद। देखिए सुरक्षा परिषद के जो टोटल सदस्य है ना 15 है, जिसमें से 5 तो स्थायी है और 10 अस्थायी है। स्थायी सदस्य में आपको पता है चाइना है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और इसके स्थायी सदस्य देशों को मिला हुआ है वीटो का पावर। वीटो का पावर एक ऐसा पावर जिसका यूज करके वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी फैसले को बदल सकते हैं। ठीक है, 5 देश सबसे ज्यादा पावरफुल है। यूं कह दो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ये 5 देश ही चला रहे हैं, यूं कह लो आप। उनको क्या मिला हुआ है? निषेधाधिकार, या जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, अब 10 अस्थायी सदस्य है जिनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए। हर 2 वर्ष में नए नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। और इसका जो मेन कार्य है, काम क्या है भाई सुरक्षा परिषद का? तो देशों के बीच में शांति और सुरक्षा की स्थिति को कायम रखना। अगर शांति और सुरक्षा की स्थिति कायम नहीं हो पाती है तो सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है ये। ठीक है, ये हो गया। अब आम सभा की हम बात कर लेते हैं या फिर महासभा की हम बात कर लेते हैं। तो टोटल सदस्य 193। जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है सब आम सभा का सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सभी को एक वोट देने का अधिकार है और सबका मत का जो मतलब वेटेज है वो एक बराबर है। देखो कोई भी प्रमुख निर्णय यहाँ पे लिया जाता है तो 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत चाहिए उसके लिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है तो। लेकिन बाकी सभी मुद्दों पे सामान्य बहुमत से ही काम किया जाता है। ठीक है, देखिए उसका उद्देश्य क्या है? कौन नया देश होगा, कौन नया देश बनने लायक है ना, और इसका जो बजट है वो पारित करना, ये सब काम कौन देखती है? आम सभा देखती है। देखिए न्यायिकता परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में
है बोल रहा हूँ लेकिन था ऐसा कहेंगे ना, क्योंकि इसको ख़त्म कर दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी डेट गलत लिख दिया है, 1944 नहीं होगा, आई थिंक 1994 होगा। ठीक है, 1994। तो 1994 में, 1944 आप नहीं बताएंगे, 1994 ही आप बताएंगे। 1994 आपका क्या है, सही आंसर है। तो 1994 में न्यायशीता परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो पलाऊ है, पलाऊ एक देश है, ये आज़ाद हुआ तो इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि न्यायशीता परिषद को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो देश अपनी शासन व्यवस्था को नहीं चला पाती थी, उनको शासन व्यवस्था को के चलाने में, उनकी उन्नति प्रगति में न्यायशीता परिषद क्या करती थी, योगदान देती थी। लेकिन जब पलाऊ आज़ाद हुआ उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो देखिए, इसके जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, हेग नीदरलैंड की राजधानी है। तो हेग नामक शहर में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। इसका उद्देश्य है देशों के पारस्परिक विवाद, आपसी झगड़े, क्षेत्रीय व सीमा विवाद पर विचार करना। ठीक है, इन सभी मुद्दों को सॉल्व करती है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद सचिवालय की बात कर लेते हैं। देखिए, सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका भी हेडक्वार्टर का है, न्यूयॉर्क में है। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, मतलब ये एक तरीके से जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो अंग हैं उनके लिए स्टाफ उपलब्ध कराती है। ठीक है, और इसका जो प्रधान है वो कौन होते हैं, महासचिव होते हैं। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य कार्यों का संचालन करना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य है वो सही ढंग से चल सके, उसके लिए सचिवालय बनाया गया है। और सचिवालय में उन सभी अधिकारी वगैरह को शामिल किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सचिवालय के बारे में बता सकते हैं। अब अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखिए, आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है इसके जो सदस्य संख्या है 54 है, 54 है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए होता है, यानी कि इसके जो सदस्य देश है इसका चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है आम सभा के द्वारा। सभी भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य है। इसके मतलब भौगोलिक आधार पे इसमें देशों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, इन सभी चीज़ों पर महासभा को रिपोर्ट भेजना, ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उद्देश्य है। इन सभी आधार पे विचार करते हुए रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजना, महासभा को। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं और एजेंसियों के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ शाखाएं हैं, एजेंसियां हैं जो कि इसके लिए कार्य करती है ना, जिसमें सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है, जिसको UNDP बोल देते हैं शॉर्ट में हम। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग है, UNHRC है आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग है, UNHCR है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिसेफ जिसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को हम बोलते हैं। ये सब इसके प्रमुख एजेंसियों के तौर पे काम करती है। और इनका फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछा जा सकता है, विस्तृत रूप। आप अगर इंग्लिश में याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी मालूम है तो आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेंगे तो इंग्लिश में आपको मालूम है तो आसानी से आप वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो आप इसको याद करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। देखिए, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जो बातें हैं वो भर के सामने आती है। और इसमें 2 तरीके के सुधार की बात की गई शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में। एक तो प्रक्रिया व ढांचे में बदलाव की बात की जाती है, और दूसरा न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। इसको लेकर भी काफ़ी सारे देश सपोर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रक्रिया और ढांचे में कौन से बदलाव होने चाहिए। तो बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी जो बहस है और सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। ठीक है, अब इसमें एक मांग ये भी की जाती है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि सदस्यों की संख्या जो स्टार्टिंग में स्थायी सदस्यों की संख्या थी 5, वो आज भी 5 ही है। ठीक है,
और उनका तर्क ये भी होता है कि समकालीन विश्व में जो राजनीतिक वास्तविकता है उसकी नुमाइंदगी सही से हो सके, इसके लिए सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। खास तौर पर जो एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जो देश है उनको सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो संयुक्त संघ के जो विकसित देश है, जो वीटो पावरधारी देश है, अमेरिका और पश्चिमी के जो देश है, उनका मानना यह है कि संयुक्त संघ के बजट में सुधार होना चाहिए, है ना, और उसके प्रशासन में सुधार होना चाहिए। उनका मानना है कि भाई बजट में तो हम ही सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, है ना, तो और देशों को भी देना चाहिए, ये भी सुधार की मांग की जाती है। अब देखो, न्याय अधिकार में आने वाली मुद्दों की समीक्षा हो, इसमें कहीं ना कहीं संयुक्त संघ के कार्यों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस चलता है कि भाई उसको किस भूमिका में संयुक्त संघ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो संयुक्त संघ को किन मुद्दों पर ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, ये संयुक्त संघ के न्यायाधिकार में आ जाता है। ठीक है, न्यायाधिकार वाला जो मुद्दा है उसमें आ जाता है। कुछ देश और विशेषज्ञ क्या मानते हैं, वो चाहते हैं कि संयुक्त संघ को शांति और सुरक्षा के जो जुड़े हुए विषय है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ देश का कहना यह है कि भाई जो मानवीय भलाई के जो काम है ना, वो संयुक्त संघ को करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, इन सब चीज़ों पे संयुक्त संघ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मुद्दे हैं जिसको लेकर देशों के बीच में बहस चलता है। देखिए 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या बदलाव देखने को आपको मिलता है ना। 1991 के बाद विश्व में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले तो भाई 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है ना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन जाता है रूस, और रूस और अमेरिका के बीच में संबंध ठीक ठाक है। चीन अब तेजी से आर्थिक विकास करने लग गया है और ये महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी कई कम नहीं है और भारत भी इसके साथ साथ चल रहा है। एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, काफ़ी तरक्की कर रही है। अब अनेक देश क्या है, बहुत नए नए देश जो है संयुक्त संघ में शामिल हुए, जैसे कि सोवियत संघ से आज़ाद हुए बहुत सारे देश जो है वो संयुक्त संघ के सदस्य बने। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय के बाद विश्व के सामने बहुत सारी नई चुनौतियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण हानि, महामारी, ये सारी नई समस्याएं विश्व के सामने उभर के सामने आई है। ये सारे बदलाव 1991 के बाद देखने को मिलते हैं। अब संयुक्त संघ के प्रक्रिया और ढांचे में सुधार की हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से सुधार का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो 1992 में होता क्या है, 1992 में संयुक्त संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। ठीक है, और इस प्रस्ताव में संयुक्त संघ से 3 शिकायतें की जाती है। 3 शिकायतों का जिक्र था इस प्रस्ताव में। अब कौन सी 3 शिकायतें थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली शिकायत ये थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, है ना। जो वैश्विक स्तर पर जो राजनीतिक वास्तविकता है उसकी नुमाइंदगी सुरक्षा परिषद में नहीं होती है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में तो भाई अमेरिका और जो पश्चिमी जो देश है उनका दबदबा है और अपने तरीके से भाई चीज़ों को चलाने लग रहे हैं, है ना। देखो आगे क्या लिखा है। दूसरा ये मतलब डिबेट का मुद्दा है कि इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है ना, और इसके फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। ज़्यादातर विकसित देश है, जो अमीर देश है, उनको भाई बना दिया है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता उन्हीं को है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब पश्चिमी देश है, सारे पश्चिमी देशों को आपने बना दिया। एशिया से सिर्फ चाइना है, और कौन सा देश है जो कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता उसको मिली हुई है, या फिर अफ्रीका का कौन सा देश है, कोई नहीं है। तो ये सारी शिकायतें की गई थी। ठीक है, देखिए 1997 में कोफी अन्नान जो थे उन्होंने सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ मानदंड सुझाए थे। मतलब कि अगर सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य बनना चाहता है, सुरक्षा परिषद की सदस्यता उसको चाहिए, तो उसको इन सब मानदंडों पर खड़ा उतरना होगा, इन सभी मानदंडों को फुलफिल करना होगा, तभी जाके वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता हासिल कर सकता है। अब वो मानदंड क्या तय किया था उन्होंने बोला कि वो देश
बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, वो सैन्य शक्ति के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता हो, आबादी आबादी के लिहाज से यानी कि जनसंख्या के लिहाज से भी विशालकाय देश हो, ऐसा देश जो कि लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो। इसके अलावा ऐसा देश होना चाहिए जो कि अपनी भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्कृति के लिहाज से पूरे विश्व की नुमाइंदगी कर सके, है ना, विविधताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, तो इन देशों को ही क्या मिल जाएगा, स्थायी सदस्यता मिल जाएगी सुरक्षा परिषद में, या फिर अस्थायी सदस्य भी बन रहे, तो ये मानदंडों को पूरा करते हो। ठीक है, अगला टॉपिक आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, उसी की हम बात करने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक बनाने के लिए, मतलब ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए, वो उपयोगी ढंग से कार्य करे, उसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, उठाए गए हैं। ठीक है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई जो कि लगभग 2006 से सक्रिय भी है, काम कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 1000 साल का जो पूरा विकास का जो प्लान है उसको तैयार कर लिया गया है। हर रूप से हमें क्या करना है, आतंकवाद की निंदा करनी है। एक लोकतांत्रिक कोष का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी लेकर भी मतलब बहुत सारे देश सहमत है। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि जो न्यायशीता परिषद है उसको समाप्त करने पर सहमति भी बनी है, और ये आपको पता है कि ये समाप्त भी हो चुकी है ना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए ये सब कदम उठाने होंगे, और कुछ कदम उठाए भी गए हैं। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पे कई आधार पर समर्थन किया है, मतलब उसके जो ढांचागत परिवर्तन है उसको लेके भारत कई बार उसको समर्थन देता रहा है। भारत का मानना यह है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और सुदृढ़ता जरूरी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए इस बदलती हुई दुनिया में। ठीक है, और भारत का यह मानना है कि विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है, वो विकास का मसला होना चाहिए, है ना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसको महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। भारत की चिंता जो है वो सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर है, संरचना को लेकर है ना। आपको पता है कि भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब देखो, भारत यह मानता है कि भाई 1965 में इसके 11 सदस्य थे सुरक्षा परिषद की, बढ़ के कितने हो गए, मात्र 15 हुए, है ना, जिसमें भी जो स्थायी सदस्य है वो 5 के 5 ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में उसको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए भाई, है ना, भारत किन तर्क के आधार पर कहता है कि भाई हमें भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? तो आपको पता है कि कोफी अन्नान जो थे उन्होंने जो मानदंड तैयार किया था उन पूरे मानदंड पे भारत खड़ा उतरता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है ना। देखो, आपको पता है कि भाई भारत विश्व का कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है, यानी कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का बहुत बड़ा देश है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अभी अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत में, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में भारत ने क्या लिया है, भाग लिया है, यानी कि उसके हर एक कदम पे साथ दिया है। तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर तथा आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, तेजी से अपना आर्थिक विकास भी कर रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी अच्छा खासा योगदान देता है ना। और भारत जो है वो भू क्षेत्र तथा एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। इसके अलावा भारत क्या है, अपने संस्कृति के लिहाज से, अपने आर्थिक शक्ति के लिहाज से, अपने भूगोल के लिहाज से पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इस लिहाज से भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए,
है ना, लेकिन वीटो पावर क्यों नहीं मिल पा रहा? कुछ तो कारण होगा, ठीक है। तो कुछ देशों का मानना है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया है ना, तो उसका ना पाकिस्तान के साथ तनातनी रहती है, और इस तरीके से वो ना संयुक्त राष्ट्र संघ में निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाएगा। हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर वो अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए बहुत सारे देश सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग भारत के परमाणु हथियार को लेकर भी चिंतित है। इसके अलावा चाइना जो है, चाइना एक पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चाइना जो है वो हमेशा विरोध करता है इस बात का। बाकी जो 4 स्थायी सदस्य देश है वो भारत को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए, लेकिन चाइना हमेशा इसके खिलाफ में वोट कर देता है, इस वजह से भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा कुछ देशों का मानना है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है ना, तो दुनिया के जो दूसरे और देश है, जैसे कि ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, ये भी वीटो पावर मांगेंगे फिर, और उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, ये भी सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली है, तो इनको भी फिर वीटो पावर मिलना चाहिए। तो इस वजह से भी बहुत सारे देश भारत को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। अब आपको पता है कि एक ध्रुवीय विश्व है, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि इस दुनिया में एकमात्र महाशक्ति है अमेरिका, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि आर्थिक तौर पे या सैन्य पावर की हम बात करें तो उसमें अमेरिका एक सुपर पावर है। और यहाँ पे एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ना अमेरिका का प्रभाव, यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल वो अच्छे तरीके से करता है। आपको पता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही बच गया है। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का जो दबदबा है वो कई कारणों से, जैसे कि वो बजट में, इसके बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करता है ना। और अमेरिका का जो वित्तीय ताकत है वो बेजोर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वित्तीय ताकत के कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट में योगदान करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है? अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है, इसलिए भी इसका प्रभाव ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर अमेरिका को लगे कि भाई कोई प्रस्ताव उसके लिए सुटेबल नहीं है, या उसके साथ उसके सपोर्ट में जो देश है उनके लिए अनुकूल नहीं है, तो उस प्रस्ताव को वीटो का इस्तेमाल करके रोक सकता है। तो इससे भी उसके पावर का पता चलता है ना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी इसका योगदान होता है, ठीक है, इसका ही दबदबा चलता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी कारणों से आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का वर्चस्व है, और उसके इशारे पे नाचने वाली कठपुतली के तौर पे काम कर रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियों की हम बात करेंगे, या कुछ गैर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसके कार्यों की हम बात करेंगे। और यहाँ से आपके 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन बनना फिक्स है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बोलते हैं। इसकी हम बात करें तो यह संगठन किसके लिए काम करती है भाई? यह संगठन वैश्विक स्तर की जो वित्त व्यवस्था की जो देख रेख है उसके लिए काम करती है, वित्त व्यवस्था की देख रेख करती है ना। मांगे जाने वाले वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराती है देशों को, जो भी वित्तीय सहायता जो देश मांगती है उसको उपलब्ध कराती है। 12 अप्रैल 2016 तक जो इसके जो कुल सदस्य थे वो 189, ठीक है, यानी कि 189, ठीक है। हर सदस्यों की राय का वजन जो है एक बराबर नहीं है, मतलब इसमें जो किसको कितना वित्तीय सहायता देना है उसको लेकर भी कुछ जो देश है वही निर्णय लेते हैं। जैसे कि जो समूह 7 के जो सदस्य हैं, G7 के जो सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा है ना, उनके पास वोट का जो प्रतिशत है वो लगभग 41.29 है। मतलब इनका ही दबदबा है यहाँ पे भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी इन्हीं 7 देशों का ज़्यादा चलता है, ठीक है। अकेले अमेरिका के पास आप देख सकते हैं लगभग 16.5% जो मत है वो अकेले अमेरिका के पास है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अब हम विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, और इस बैंक की मुख्य गतिविधि जो है वो विकासशील देशों से संबंधित है। इसका कार्य क्या है? देखो, मानवीय विकास के लिए जैसे कि शिक्षा,
स्वास्थ्य के लिए, कृषि सिंचाई के लिए, इसके अलावा पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, सड़क, शहरी बिजली, है ना। इसके अलावा अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करती है, अपने सदस्य देशों के लिए एकदम आसान ऋण उपलब्ध कराती है। और कई बार गरीब देशों को ये ऋण वापस भी लौटाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गया हमारा विश्व बैंक के बारे में। अब हम विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड, एक मिनट, तो विश्व व्यापार संगठन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, WTO बोलते हैं। ये WHO तो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसको आप काट दे, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स है भाई, आप नोट्स में जो मिसप्रिंट हो गया है आप उसको काट देना। ये नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है आप उसको ही आप लेके चल, आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको सही कर लेना एक बार। तो यहाँ पे हम विश्व व्यापार संगठन की बात करने वाले हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यापारिक जो वैश्विक व्यापार है उसके नियम को तय करती है ना। उसके लिए वैश्विक व्यापार के लिए जो नियम है उसको बनाती है। और इस संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1995 में, ठीक है। यह संगठन जो है वो गैट के उत्तराधिकारी के रूप में काम करती है, जिसको हम जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में जानते हैं, ठीक है। उसके उत्तराधिकारी के रूप में ये संगठन काम करती है। और 2016 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 164, ठीक है। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से होता है, यानी कि इसमें जितने भी सदस्य हैं उनकी सहमति से इसके फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी जो बड़ी आर्थिक शक्ति है उनका यहाँ पे भी दबदबा देखने को मिलता है और इसके नियम अपने हितों के अनुकूल ही बनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की हम बात कर लेते हैं, IAEA, है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, यानी कि 1957 में। यह संगठन आणविक ऊर्जा को शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए काम करती है और सैन्य उद्देश्य से इसका इस्तेमाल ना हो, जो परमाणु ऊर्जा है उसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य से ना हो, इसको भी रोकने के लिए अभियान चलाती है। इस संगठन को आधिकारिक नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं, मतलब कि किस देश में कितनी परमाणु ऊर्जाएं हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जांच परख करना इसका एक मुख्य काम माना जाता है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात करें, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात करें तो ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है। और पूरे विश्व में ये मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करती है और मानवाधिकार से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है उसको तैयार करती है, उसको प्रकाशित करती है ये संगठन। और कई बार जो सरकारें होती है, देश की सरकारें, उनको ये रिपोर्ट नागवारा लगती है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी रिपोर्ट सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर तैयार करती है। मतलब सरकार जो अपने नागरिकों के ऊपर जो दुर्व्यवहार कर रही है उसको लेकर इसके रिपोर्ट होते हैं। और ये जो रिपोर्ट है मानवाधिकार से संबंधित अनुसंधान करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। अब ह्यूमन राइट वॉच की हम बात कर लेते तो ये भी मानवाधिकार के लिए काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है और यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन माना जाता है। और ये दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचती है ये संगठन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यह सोसाइटी जो है युद्ध और हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं, है ना, उनको एक तरीके से सहायता उपलब्ध कराती है और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने के जो नियम है उसको लागू करने का प्रयास करती है। मतलब कुल मिला के युद्ध से जो भी लोग प्रभावित होते हैं उनको सहायता पहुंचाना, उनकी सहायता करना अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य पर्पस है। अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं ग्रीन पीस के बारे में। देखिए, ग्रीन पीस, हरियाली की बात यहाँ पे हो रही है। तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, ग्रीन पीस फाउंडेशन, जो कि पूरे दुनिया में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है, पर्यावरण के संरक्षण हेतु काम करती है ये संगठन, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और लगातार लगभग आधे घंटे से ऊपर से लगातार मैं बोल रहा हूँ, तो भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।